की हम बात करें तो हमें पता है कि लेटरलाइजेशन नॉर्मली नहीं मिलती वेबर टेस्ट में जब हम वर्टेक्स पे रखते हैं, जबकि कंडक्टिव अगर डेफनेस है पेशेंट को तो उसके जो पुअर एयर होगा तो उसकी तरफ ही ज़्यादा लेटरलाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स पे हम रख रहे हैं, बोन पे रख रहे हैं, तो बोन के थ्रू ही वॉइस कंडक्ट हो रही है। तो जो बोन के थ्रू कंडक्ट होती है यानी वेव्स अंदर से जा रही हैं, ठीक है एयर कंडक्शन का मसला, लेकिन अंदर से वेव्स जा रही हैं डायरेक्टली टू द कोक्लिया, वो जाकर कोक्लिया को स्टिमुलेट करेंगी, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा साउंड उस जगह पे सुनाई देगी जो कि जहाँ पे मसला है, कंडक्टिव वाला मसला है उस ईयर में, क्योंकि उसकी सेंसरी न्यूरल तो बिल्कुल सही है ना। इसलिए अब अगर पेशेंट को है सेंसरी न्यूरल वाला मसला, तो अब वर्टेक्स पे रखा है तो वेव्स अंदर से जा तो रही हैं, लेकिन वो जो है सेंसरी न्यूरल वाले एयर में सही से आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मसला ही सेंसरी न्यूरल का है, ठीक है। तो वो बेटर एयर जो होगा ना, वहाँ पे ज़्यादा लेटरलाइजेशन होगी, ज़्यादा साउंड वहाँ पे लेटरलाइज होगी, सुनाई देगी, ठीक है। देन है ABC एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। इसमें हमने फिंगर रखी कान पे और उसके बाद सुनने की कोशिश की, ठीक है, ओक्लूड किया कान को, ट्रैगस को प्रेस किया, यानी एयर कंडक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और सिर्फ हम बोन से सुन रहे हैं। मेस्टोइड पे रखा ट्यूनिंग फोक, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उतनी नॉर्मली तो सेम होगी जितनी एग्जामिनर, यानी एग्जामिनर पहले जो पेशेंट के मेस्टोइड पे रखा उसने फिर अपने मेस्टोइड पे रखा, जैसे ही पेशेंट को सुनाई देना बंद हो गया, पेशेंट ने उंगली ऊपर की और फिर पेशेंट ने जल्दी से वही ट्यूनिंग फोक अपने कान के मेस्टोइड पे रखा। तो अगर नॉर्मल है बंदा तो उसको और एग्जामिनर को इतनी एक जितनी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अगर कंडक्टिव डेफनेस है, कंडक्शन में मसला है, तो भी पेशेंट को और उसको सेम ही सुनाई देगा, क्योंकि ये रखा ही हमने मेस्टोइड पे है, यानी मेस्टोइड बोन से वेव्स अंदर जाती हैं, एयर कंडक्शन वाली टेस्ट ही नहीं है, एयर को तो ऑक्लूड किया हुआ है ना, ड्रैगस पे प्रेस किया हुआ है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है, मतलब ही यही होता है कि हमने सिर्फ बोन का चेक करना है। अब बोन कंडक्शन है, सेंसिटिव न्यूरल डेफनेस है अगर किसी को, तो उसमें जो है वो उसकी एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है उसको कम सुनाई देगा। यानी जब हमने पेशेंट के मेस्टोइड पे रखा ना, तो पेशेंट अब उंगली ऊपर कर लेगा कि अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो जब एग्जामिनर अपने कान पे रखेगा, दोबारा अपने मेस्टोइड पे सॉरी रखेगा, तो उसको अभी भी सुनाई दे रहा होगा एग्जामिनर को, एग्जामिनर तो नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो है सेंसरी न्यूरल का ख़राब हो गई है। इसके अलावा शॉबैक हमने देखा तो उसमें भी नॉर्मल होता है, दोनों नॉर्मल मिलेगा हमें टेस्ट है वो इसी तरह, बस हमने इसमें ऑक्लूड नहीं किया एयर कंडक्शन को। अगर एयर कंडक्शन वाला पेशेंट है जिसको कंडक्टिव डेफनेस है, तो उसमें इसको ज़्यादा देर तक वो सुनाई देगी शॉबैक, ठीक है, लेकिन सेंसरी न्यूरल को कम हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगी इसकी जो है वो हेयरिंग। इसमें क्यों लेंथन हो रहा है? क्योंकि एयर कंडक्शन हमने ऑक्लूड नहीं किया, एब्सोल्यूट नहीं, ये शॉबैक है, एयर कंडक्शन खुली हुई है, तो उसको वहाँ से तो सुनाई दे रही है ना वेव्स, तो इसलिए इसमें लेंथन होगा, लेकिन सेंसरी न्यूरल वाले की तो है ही कोक्लिया ही ख़राब है, तो उसको जो है जल्दी सुनाई देना बंद हो जाएगा। होप सो ये समझ आ गया होगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देन आता है हमारे पास परफॉर्मेंस इंटेंसिटी फंक्शन फॉर पीबी वर्ड्स, पीबी मैक्स। थोड़ा सा हम ये वाला भी रिव्यू कर लेते हैं कि हमने स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड पढ़ा। ये एसआरटी क्या होता है कि जो है हम वो मिनिमम इंटेंसिटी जिस पे मतलब 50% ऑफ द वर्ड्स जो है वो पेशेंट रिपीट करे बिल्कुल सही सही, इतना उसको मतलब सुनाई दे रहा हो, वो रिसीव कर रहा है, रिसेप्शन उसकी बिल्कुल सही है, 50% जिस पे उतनी मिनिमम यानी इंटेंसिटी जिस पे उसको 50% सही से वो सुनाई दे, वो रिपीट करे, तो वो है स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड। इसमें हमने पढ़ा कि हम रिस्पॉन्डिव वर्ड्स यूज़ करें, जैसे 2 सिलेबल वाले, जैसे डे, ड्रीम, सन, लाइट, बेसबॉल, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। रिकॉर्डेड टेप से हम जो है डिलीवर करते हैं उसके कान में मैसेज, ये वाले वर्ड्स। इंटेंसिटी जो है ना वो 5 डेसिबल से वेरी करती है जब तक कि वो करेक्टली हर्ड हो, ठीक है। नॉर्मली एसआरटी विद इन 10 डेसिबल ऑफ एन एवरेज ऑफ प्योर टोन थ्रेशोल्ड ऑफ 3 स्पीच फ्रीक्वेंसी, 500 वाली, 1000 वाली, 2000 वाली, हम 10 डेसिबल पे जो ना करते हैं नॉर्मली, ठीक है। एसआरटी बेटर देन प्योर टोन एवरेज बाय मोर देन 10 डेसिबल सजेस्ट फंक्शनल हेयरिंग। यानी अगर पेशेंट की एसआरटी हम वैसे तो हम 5 पे कर रहे हैं डेसिबल पे, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी रख के उसको सुनाई दे रहे हैं, तो वो मतलब 50% वर्ड सुन रहा है, सही है, नॉर्मल है बिल्कुल। और नॉर्मल पेशेंट है दूसरा 10 डेसिबल पे भी हम कर सकते हैं, उसको कहते हैं कि रिपीट करिए यही वर्ड, डे ड्रीम बोले, मतलब कान में लगाते हैं और वो रिपीट करता है, तो उसकी जो है एसआरटी यानी स्पीच की रिसेप्शन थ्रेशोल्ड वो बिल्कुल सही से रिस्पॉन्ड कर रहा था, बोल रहा था, यानी उसके कान बिल्कुल सही है 10 डेसिबल पे भी। लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता है एसआरटी और वो कह रहा है अभी भी सुनाई नहीं दे रहा, हमने 20 कर ली, 30 कर ली, तो इसका मतलब इसको फंक्शनल हेयरिंग लॉस है, ठीक है। देन है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर।
इसको हम स्पीच रिकॉग्निशन या वर्ड रिकॉग्निशन स्कोर भी कहते हैं। ये यानी पेशेंट की एबिलिटी होती है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए स्पीच को। अब यहाँ पे हम ऐसे स्टेटस कैसे करते हैं कि हम इसमें ना फोनेटिकली बैलेंस्ड वर्ड्स, पीबी वर्ड्स होते हैं ना फोनेटिकली बैलेंस, जैसे सिंगल सिलेबल वाले, जैसे वहाँ पे तो डबल थे, यहाँ पे सिंगल, स्पिन हो गया, सिन हो गया, डे, बस, इस तरह के वर्ड उसको ना कान में सुनाई देते। और हर कान के लिए हम ये वाला टेस्ट अलग अलग करते हैं। 30 या 40 डेसिबल अबव होगा SRT से, यानी अगर उसकी वो वाली SRT 10 डेसिबल पे की थी, नहीं सही आई थी, बिल्कुल नॉर्मल था वो उसके कान, तो हम उसकी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर जो है ना 30 से 40 डेसिबल अबव करेंगे एज कम्पेयर टू द SRT, उससे 30 या 40 से ऊपर। तो इससे जो है ना, और हम नोट करेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्ड्स जो है वो पेशेंट ने सही सुने हैं। ठीक है, वो वर्ड्स नोट करेंगे कितने सही सुने हैं नॉर्मल लोगों में, और वो जिनको यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, कंडक्टिव वाला, तो उनकी जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है ना, वो हमारे पास आता है 90 से 100% कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये देखें ना, ये 4.3 A एंड B देखें, तो ये इसमें हमें जो है वो हमें 15 डेसिबल पे जो है वो मिल रहा है। ये देखें ना, ये 10, ये 15 हो गया, 15 डेसिबल पे हमें मिल रही है 100% स्कोर, उसका परसेंटेज मिला है हमें। तो इसका मतलब है ये नॉर्मल हियरिंग है। लेकिन अगर उसकी वो 15 पे उसको नहीं सुनाई दे रहा डेसिबल पे, उसको बढ़ाते बढ़ाते हमने उसको 70 डेसिबल पे उसको सुनाई दे रहा है सही से, और 100% आ रहा है उसका स्कोर, तो उसका मतलब है पेशेंट को कंडक्टिव लॉस हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम ये करते हैं टेस्ट। देन अब हम मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो सारा रिव्यू था, परफॉर्मेंस इंटेंसिटी फंक्शन फॉर PB वर्ड्स मैक्स। ठीक है, फोनेटिकली बैलेंस्ड जो वर्ड्स होते हैं वो। अब इसमें क्या होगा कि हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल सुप्रा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ 30 या 40 डेसिबल अबव SRT एज डिस्क्राइब्ड अबव, इट इज़ बेटर टू चार्ट अ PB स्कोर अगेंस्ट द सेवरल लेवल ऑफ स्पीच इंटेंसिटी एंड टू फाइंड द मैक्सिमम स्कोर, यानी PB मैक्सिमम हम पेशेंट का जो है ना वो फाइंड करके और अटेन करेंगे। आल्सो नोट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट विच द PB मैक्सिमम इज अटेन। इट इज़ अ यूजफुल टेस्ट क्लिनिकली टू सेट द वॉल्यूम ऑफ हियरिंग एड। ठीक है, हम ज़्यादातर वॉल्यूम ऑफ हियरिंग एड कितना सेट करना है उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द हियरिंग एड शुड बी सेट, नॉट बी सेट अबव PB मैक्स। अब ये फिगर देखिए 4.3C में, देखिए इसको पेशेंट को सेंसरी न्यूरल लॉस हुआ है। अब ये इसमें ग्राफ ऐसा होता है कि अब देखिए इसकी जो है डेसिबल जो है हमने 40 बढ़ाया, 40 फिर 50 फिर ये 60 70, अब 70 पे आके ना उसके यहाँ पे हमें प्लेटू मिलेगा। ठीक है, मतलब हम जितनी भी अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, आगे जाएंगे, तो उसको ज़्यादा बेहतरी नहीं आएगी सुनने में, प्लेटू आ जाएगा, स्कोर परसेंटेज अब उसका नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब पेशेंट को सेंसरी न्यूरल लॉस है। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अब ज़्यादा नहीं होगी हियरिंग और वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये प्लेटू हमें मिलता है इसमें सेंसरी न्यूरल में। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीडिंग है स्पीच ऑडियोग्राम की। देन आता है हमारे पास रोल ओवर फिनोमेना। अब रोल ओवर फिनोमेना में हमें जो है ना रेट्रोकोक्लियर हियरिंग लॉस में मिलता है। रेट्रोकोक्लियर यानी कि 8th नर्व की कोई लेजन हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, लेजन हो जाए 8th नर्व जो वेस्टिबुलोकोक्लियर, उसको हम रेट्रोकोक्लियर हियरिंग लॉस कहते हैं, उसमें हमें रोल ओवर फिनोमेना मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमने स्पीच की इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी वो डेसिबल्स बढ़ाए अबव अ पर्टिकुलर लेवल, तो जो PB वर्ड स्कोर होगा ना जो मेजर कर रहे हैं वो फॉल कर जाएगा रादर देन मेंटेनिंग अ प्लेटू एज इन द कोक्लियर टाइप ऑफ द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। देखिए अब यहाँ पे हमने कहा कि सेंसरी न्यूरल में एक प्लेटू बन जाएगा, जैसे हमने जो है वो बढ़ाई तो PB स्कोर जो है उसका प्लेटू आ जाएगा। लेकिन रेट्रोकोक्लियर में ऐसे होगा कि ये बढ़ने के बजाय ये फॉल कर जाएगा। इसको हम कह रहे हैं रोल ओवर फिनोमेना। जैसे हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई रेट्रोकोक्लियर लेजन वाले 8th क्रेनियल नर्व लेजन वाले पेशेंट में, तो उसका जो है वो रोल ओवर फिनोमेना मिलेगा और हियरिंग लॉस हमें कंफर्म हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और हियरिंग बढ़ने के बजाय लॉस हो गया, हियर लॉस हुआ, सुनाई नहीं दिया। तो इस तरह से आपने देखा, तो ये और स्पीच ऑडियोमेट्री जो है ना बहुत ही यूज़फुल होती है। ठीक है, अब इसके अलावा भी डिफरेंट जो है ये कैसे यूज़फुल है देख लेते हैं। तो हम जो है स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड फाइंड कर लेते हैं जो कोरिलेट करता है वेल विद द एवरेज 3 स्पीच फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्योर टोन ऑडियोग्राम। टू डिफ्रेंशिएट द ऑर्गेनिक फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक यानी फंक्शनल हियरिंग लॉस हमें पता चल गया कौन सा वाला है। हमें जो है इंटेंसिटी पता चलेगी जिस पे डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बेस्ट है। तो ये इंटेंसिटी पता चल गई क्यों, इसकी क्या अहमियत है, ये हेल्पफुल होती है फॉर फिटिंग द हियरिंग एड एंड सेटिंग द वॉल्यूम फॉर मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन। कितना उससे हियरिंग एड जो लगाते हैं ना कान में सुनने के लिए, उसका वॉल्यूम कितना रखें, तो वो भी हम इस टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है ना कोक्लियर को रेट्रोकोक्लियर सेंसरी हियरिंग लॉस के साथ डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ग्राफ में समझाया। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बेस की ऑडियोमेट्री। अब इसमें क्या होता है बेस की ऑडियोमेट्री में, ये ना एक सेल्फ रिकॉर्डिंग ऑडियोमेट्री है
वेयर वेरियस प्योर टोन्स जो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हम ऑटोमेटिकली जो है मूव करते हैं, पहले हम लो देते हैं फिर हाई की तरफ आते हैं हम, वाइल द पेशेंट जो है ना वो इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है एक बटन के थ्रू, ठीक है। और हम जो है वो प्योर टोन्स उसको फ्रीक्वेंसी दे रहे होते हैं, लो से लेके हाई की तरफ हम ले जाएंगे। अब दो ट्रेसिंग्स जो है ना, वन विद द कंटिन्यूस एंड अदर विद द पल्स्ड टोन ऑब्टेन होती है, ठीक है। दोनों तरह से हम देते हैं, एक कंटिन्यूस टोन होती है, दूसरी सुनवाते हैं पेशेंट को, दूसरी पल्स्ड। ट्रेसिंग जो हेल्प करती है टू डिफरेंशिएट अ कोक्लियर फ्रॉम अ रेट्रोकोक्लियर एंड ऑर्गेनिक फ्रॉम अ फंक्शनल हियरिंग लॉस, ठीक है। तो इसमें भी ये हमें डिफरेंस मेनली मिलता है कोक्लियर का और रेट्रोकोक्लियर ऑर्गेनिक लेशंस का। अब वेरियस टाइप ऑफ ट्रेसिंग्स हमें मिलती हैं। एक होती है हमारे पास टाइप 1, उसमें कंटिन्यूस और पल्स्ड ट्रेसिंग जो है वो ओवरलैप करती हैं, ये नॉर्मल हियरिंग में देखा गया है और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में, ठीक है। अच्छा, ये ओवरलैपिंग सीखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब स्पेक्सी ऑडियो में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि हमने जो है हेडफोन पहना होता है पेशेंट को और हमने उसको एक बटन दिया होता है कि उसमें हम कंटिन्यूस और पल्स सेटिंग हमने कहा कि सुनाते हैं हम उसको टोन्स। तो हम कहते हैं जैसे आपको वो सुनाई देना बंद हो जाए ना तो आपने बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे अगर आप ये फिगर देखें तो अब पेशेंट को हमने कहना है कि जैसे आपको आवाज़ आनी है तो आपने बटन दबा देना है, ठीक है। और सॉरी, जैसे मतलब उसको पेशेंट को कहेंगे कि आपको जो है ना अभी आवाज़ आ रही है, तो जैसे ही आवाज़ आना बंद हो जाए तो आपने बटन को दबाना छोड़ देना है। फिर जैसे ही आवाज़ दोबारा आएगी तो फिर से बटन दबा दे, ठीक है। और फिर से जब बंद हो जाए तो छोड़ दे बटन को। इस तरह से जो ना वो करेगा तो इस पर ग्राफ पे वेव बनेगी। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल 125, ये देखिए ये 125 पे ये हमारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है, ऊपर ये इंटेंसिटीज़ हैं, ठीक। तो अगर इसको 125 फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही जो है उसको ये 15 इंटेंसिटी की सुनाई दी और फिर जो है उसने बटन छोड़ा तो ये ग्राफ यूँ नीचे चला गया, ठीक है। ऐसे ही फिर उसने सुनाई दी, फिर उसने छोड़ा, ऐसे करके ये ग्राफ बन जाएगा एक पूरा, ठीक है। तो अब एक हमने मैंने आपको बताया कंटिन्यूस हम दे रहे होते हैं, दूसरी पल्स्ड ट्रेसिंग देते हैं। तो एक हमारे पास ये कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, दूसरा हम जो ना पल्स यानी ऑन थोड़ी देर आवाज़ आएगी फिर नहीं आएगी, इस तरह से हम उसको सुनाएंगे, फिर वो एक पल्स्ड वाला ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से ये दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस एंड पल्स्ड। तो इनके हिसाब से जो है ना हम जो है रीडिंग्स निकालते हैं जो हमारे पास मिलेगा, ठीक है। तो ये येलो वाला पल्स्ड आ गया। तो अब इसके हिसाब से ट्रेसिंग डिफरेंट तरह की होती है। देखिए, अगर हमें कंटिन्यूस और पल्स ट्रेसिंग जो है ना ये अगर ओवरलैप मिलती है, देखिए जैसा फिगर में नज़र आ रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो ये नॉर्मल हियरिंग में ऐसे मिलती है या कंडक्टिव हियरिंग लॉस में इस तरह का ओवरलैप मिलता है, ठीक हो गया। दूसरा होता है टाइप 2, उसमें ऐसा होता है कि कंटिन्यूस और पल्स ट्रेसिंग जो है ना आप ओवरलैप तो कर रही हैं, लेकिन यहाँ जब 1000 तक आएंगे ना यहाँ पर, तो इस 1000 पर आकर वो जो है ना कंटिन्यूस वाली जो ट्रेसिंग है वो फॉल कर जाएगी। अब ये कंटिन्यूस वाली 1000 पे अगर फॉल कर गई तो हम कहेंगे पेशेंट को टाइप 2 वाली है ट्रेसिंग ऑब्टेन हुई है और इसका मतलब है कि उसको कोक्लियर लॉस है। इसी तरह होता है टाइप 3। टाइप 3 में ऐसा होता है कि टाइप 3 में ऐसा होता है कि ना कंटिन्यूस ट्रेसिंग जो है ना वो फॉल करेंगी बिलो द पल्स ट्रेसिंग। येलो वाली जो है ना वो पल्स्ड है, तो ब्लू वाली जो कंटिन्यूस है वो ब्लू वाली नीचे होगी, उसकी बिलो होगी एट 100 to 500 हर्ट्ज़, यानी इस वाली रेंज में 100 से लेकर 500 के दरमियान इस वाले इंटरवल में कहीं पे भी वो जो है ना उसके बिलो होगी, इवन अप टू 40 या 50 डेसिबल। अब यहाँ पे 40 या 50 डेसिबल पे ये वाली हमें रीडिंग मिलेगी। अब ये जब रीडिंग आएगी तो हम कहेंगे पेशेंट को रेट्रोकोक्लियर या न्यूरल लॉस है, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि इसको रेट्रोकोक्लियर या न्यूरल लेशन है कोई, तो टाइप 3 इस तरह की रीडिंग आएगी। अब टाइप 4 रीडिंग कैसी होती है? टाइप 4 भी हमें जो है ना रेट्रोकोक्लियर या न्यूरल में ही मिलेगी। अब उसमें भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है कि मतलब कंटिन्यूस ट्रेसिंग जो है ना ये ब्लू वाली ये फॉल करेंगे बिलो द पल्स ट्रेसिंग एट द फ्रीक्वेंसी अप टू 1000 हर्ट्ज़। यहाँ पे हमने कहा कि वो 100 या 500 हर्ट्ज़ तक, लेकिन अब 1000 हर्ट्ज़ तक वो उसके नीचे फॉल करे बाय मोर देन 25 डेसिबल तक, यहाँ डेसिबल 25 हो, तो हम कहेंगे कि ये टाइप 4 है और ये रेट्रोकोक्लियर लीजन में हमें मिलेगा। एंड देन टाइप 5 होती है, उसमें अब क्या होता है टाइप 5 में जो है ना कंटिन्यूस ट्रेसिंग हमें जो है वो मिलेगी अबव द पल्स्ड वन। कंटिन्यूस वाली जो पल्स वाली के ऊपर मिलेगी ये वाली, सीन इन द नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस अगर हो किसी को तो उसमें हमें मिलेगी। तो ये हमें बेक्सी ऑडियोमेट्री जो है वो सेल्डम परफॉर्म करते हैं आजकल, इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन ये सारी जो रीडिंग्स हैं ये आपको आइडिया हो कि ये होता क्या है, ठीक है। एक ओवरव्यू ले लें। देन आता है हमारे पास नंबर 4 जो कि है इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री। अगर हम 4.4 फिगर भी देखें साथ साथ, तो ये इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री जो है ना ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है
ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी पेशेंट इसमें कुछ भी नहीं बोलेगा, हमने बस इसमें लगाने हैं इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें हमें रीडिंग्स मिलेंगी। और ये वाइडली हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं और ये पार्टिकुलरली बच्चों में बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कंसिस्ट ऑफ टिम्पेनोमेट्री होती है और दूसरी अकॉस्टिक रिफ्लेक्स मेजरमेंट, दो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये फिगर देखिए, इसमें इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री हो रही है और यहाँ पे इम्पेडेंस ऑडियोमीटर दिखाया गया है। अब टिम्पेनोमेट्री क्या है, दो होती है ना इसमें। सबसे पहले टिम्पेनोमेट्री पढ़ते हैं, तो ये सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये वाला फिगर भी आप साथ साथ देखें, तो ये एक टिम्पेनोमेट्री एक सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो प्रिंसिपल ये है कि जब भी साउंड जो है ना वो स्ट्राइक करती है हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, तो कुछ साउंड एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन बाकी जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सख्त होगी, स्टिफ होगी, तो वो ज़्यादा साउंड एनर्जी को ना रिफ्लेक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू द कंप्लाइंट वन। यानी कंप्लाइंट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती, जो अगर स्टिफ होगी। कंप्लाइंट यानी कि कंप्लाइंट हम किसको कहते हैं, ईज ऑफ मोबिलिटी ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लाइंट ना हो, अगर स्टिफ हो तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो। फिर कहता है कि बाय चेंजिंग द प्रेशर इन द सील्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल एंड देन जो है हम मेजर करेंगे रिफ्लेक्टेड साउंड एनर्जी को, तो ये पॉसिबल होता है कि हम फाइंड करें कंप्लाइंस या स्टिफनेस ऑफ द टिम्पेनो ओसिक्यूलर सिस्टम एंड थस द फाइंड द हेल्दी और डिजीज स्टेटस ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, इस अब ये प्रोसीजर करके हम जो है इसकी स्टिफनेस भी चेक कर रहे हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की, और मिडल ईयर में कोई ओसिकल्स का मसला तो नहीं है, टिम्पेनो ओसिकुलर सिस्टम का। ठीक है, कोई मतलब मिडल ईयर की कोई भी डिजीज़ चेक कर रहे हैं। और ये हम करेंगे कैसे, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनाल का जो प्रेशर जो है ना उसको इसको सील करके और प्रेशर इसका चेंज करके और फिर करेंगे। अब एसेंशियली इक्विपमेंट जो होता है ना उसमें क्या होगा, एक प्रोब होगा जो कि स्नगली फिट करेगा हमारी इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, और इस प्रोब के ना 3 चैनल्स होते हैं। एक चैनल जो है ना वो डिलीवर करता है 220 हर्ट्ज़ की जो है टोन, दूसरा जो प्रोब होता है वो पिकअप करेगा उस रिफ्लेक्टेड साउंड को, ये वाला सी वाला, ये पिकअप करेगा इस रिफ्लेक्टेड साउंड को जो रिफ्लेक्ट हुई माइक्रोफोन की मदद से, और तीसरा जो है ना वो एयर के प्रेशर में चेंजेस लाएगा एयर कनाल में फ्रॉम द पॉजिटिव टू नॉर्मल एंड द नेगेटिव, ये प्रेशर के लिए बी वाला। ठीक है, तो ये 3 प्रोब हैं, इसके पार्ट्स हैं इस प्रोब के। By charting the compliance of tympano-ossicular system against the various pressure changes, different type of graph called tympanograms are obtained. तो अब जो हम इसका चार्ट जब बनाएंगे ना इन प्रेशर चेंजेस का डिफरेंट प्रेशर्स पे, तो वो हमें डिफरेंट इस तरह के टिम्पेनोग्राम मिलेगा, डिफरेंट ग्राफ्स मिलेंगे, रीडिंग्स मिलेंगी। अब ये हमें डायग्नोस्टिक होती है सर्टेन मिडल ईयर पैथोलॉजीज में। अब टाइप्स ऑफ टिम्पेनोग्राम देखें तो ये फिगर देख लें, तो डिफरेंट टाइप्स होती है। एक होता है, साथ साथ में ये आपको एक्सप्लेन करूँगी ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है हमारे पास सबसे पहला टाइप ए, यूं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 0 है, ये -100, -200, ये पॉजिटिव्स, और यहाँ पे कंप्लाइंस है हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी अगर हो जाती है तो उसमें तो जाहिर सी बात है, अगर ऑसिकल्स ही डिसकंटिन्यू हो गई हैं, आपस में डिटैच हो गई हैं, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की कंप्लाइंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लूज़ हो जाएगी, लैक्स हो जाएगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, स्टिफ नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे वो अटैच होती है ना बोन्स। लेकिन अगर इनकी जो है बोन्स की फिक्सेशन हो जाती है, जैसे ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई या डिफरेंट डिजीज़ है, तो ये बोन्स जो है वो फिक्स हो गई, सख्त हो गई, मूव नहीं करती, तो क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन स्टिफ हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो डिफरेंट डिजीज़ होती है उसमें, डिफरेंट होती है, तो कंप्लाइंस इसकी फिर उसमें जो है बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है ना कंप्लाइंस का अंदाज़ा लगाते हैं। इसी तरह अगर जो यहाँ पे हमारी यूस्टेशन ट्यूब होती है, तो अब हमें कैसे पता चले वो ब्लॉक है, अगर हमें जो कंप्लाइंस है ना वो कम मिलती है। ठीक है, मेम्ब्रेन इतनी कंप्लाइंट नहीं है, स्टिफ है। ठीक है, और जो प्रेशर है एक्सटर्नल मिडल ईयर का प्रेशर वो नेगेटिव मिलता है, तो इसका मतलब है कि इसको यूस्टेशन ट्यूब की ब्लॉकेज है। इसी तरह अगर हमें कंप्लाइंस जो है वो डिक्रीज़ मिलती है, कम है पेशेंट को, और उसके जो है वो नॉर्मल है मिडल ईयर का प्रेशर, तो इसका क्या मतलब है, क्यों फिर कंप्लाइंस कम हुई है, क्यों मेम्ब्रेन सख्त हुई है, कंप्लाइंस कम हुई है और मेम्ब्रेन सख्त हुई है, स्टिफ हुई है, कि ऑटोस्क्लेरोसिस हो सकती है, इसकी जो बोन्स है ना वो फिक्स हो गई हैं, तो वो मूव नहीं करी, जिसकी वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फिक्स हो गई। तो अब अगर हम ग्राफिकली देखें, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो ये वाला है ए ग्राफ, ये हमें बता रहा है कि नॉर्मल टिम्पेनोग्राम है, ये 0 हमारे पास प्रेशर है और उसमें कंप्लाइंस जो है ये इसकी नॉर्मल रेंज है ए। अब इसके कंपेयर करके हम देखेंगे, दूसरी हमारे पास होता है टिम्पेनोग्राम टाइप ए एस। ठीक है, ये टाइप ए एस,
इस टाइप AS का मतलब क्या है कि कंप्लाइंस इसमें कम हो गई है। देखिए कंप्लाइंस की रीडिंग थोड़ी नीचे आई है, ये कम हो गई है, और या फिर नियर एम्बियंट सॉरी कंप्लाइंस कम हुई है, और ये प्रेशर जो है तकरीबन नियर एम्बियंट है, नॉर्मल है प्रेशर, ठीक है। अब ये हमें कब मिलेगी, फिक्सेशन हो जाए जब ऑसिकल्स की, जैसे कि ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई या मेलियस हो गई, तो उसमें प्रेशर चेंजेस नहीं आते नॉर्मली, बस जो बोन्स है वो फिक्स हो गई, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन स्टिफ हो गई और कंप्लाइंस कम हो गई है, तो हमें AS टाइप्स इसमें मिलेगी। ये अच्छी तरह से आपने याद करना है, ठीक है, कौन सी डिजीज़ में कौन सी टाइप मिलेगी। देन हमारे पास होती है टाइप AD, ये वाली। तो इसमें क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है आपको फिगर में कि कंप्लाइंस ये नॉर्मल से बढ़ गई, हाई कंप्लाइंस है इसकी, और प्रेशर कितना है, नियर एम्बियंट नॉर्मल प्रेशर है तकरीबन। तो ये हमें ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी में कंप्लाइंस बढ़ जाती है, डिसकंटिन्यू हो गई है ना, बोन्स ऑसिकल्स वेलियस जो है सारी डिसकंटिन्यू हो गई है, लूज़ हो गई, तो कंप्लाइंस मेम्ब्रेन की बढ़ गई है, डिटैच हो गई है, काइंड ऑफ समझ लें आपस में, तो उसमें मिलेगी। या फिर थिन एंड लैक्स जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है तो उसमें भी यूँ कंप्लाइंस बढ़ जाती है, मेम्ब्रेन ही थिन है, लैक्स है, तो AD ग्राफ हमें मिलेगा। D से याद कर लें, D फॉर डिसकंटिन्यूटी, तो इससे भी आपको याद रहेगा, डिसकंटिन्यूटी में हमें AD ग्राफ मिलेगा। और AS मैंने आपको बताया, तो S से याद करें स्टिफनेस, जब जो है वो स्टिफ हो जाती है, ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई, ठीक है, या मेलियस की फिक्सेशन हो गई, तो स्टिफ हो गई, AS याद करें। देन आता है हमारे पास टाइप B। अब टाइप B वाला देखिए, इसमें क्या होगा, फ्लैट या फिर डोम शेप का ग्राफ मिलेगा, नो चेंज इन द कंप्लाइंस, इतना चेंज नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक है, इतना कंप्लाइंस चेंज नहीं हुआ। और ये जो है हमने देखा गया है, ये मिडल ईयर फ्लूइड या थिक जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना, तो थिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में थोड़ी सी देखिए कंप्लाइंस कम हुई है, तो उसमें जो हमें ये मिलेगा डोम शेप का फ्लैट ग्राफ मिलेगा, या मिडल ईयर में जब फ्लूइड आ जाए। एंड देन हमें टाइप C मिलेगा, ये वाला। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, वैसे तो कंप्लाइंस देखिए इसकी जो है मैक्सिमम कंप्लाइंस है विथ नेगेटिव प्रेशर, कंप्लाइंस सही है, लेकिन अब ये यहाँ पे ग्राफ क्यों बन रहा है, ये नेगेटिव 200 पे बन रहा है, नेगेटिव प्रेशर है, इसका मतलब है इन एक्सेस ऑफ 100 mmHg वाटर, तो ये जो है ना रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हमें मिलेगा, और जब मिडल ईयर में फ्लूइड आ जाए तब भी हमें जो इसका प्रेशर नेगेटिव मिलेगा, तो ये टाइप C ग्राफ मिलेगा, ठीक है। C से याद कर लें क्लोजर, ठीक है, C फॉर क्लोजर कर लें, जब यूस्टेशन ट्यूब का भी जब क्लोजर हो जाता है तो मिडिल एयर में फ्लूइड आ जाता है और एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। देन एक और भी होता है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो होता है टाइप F में ऐसा होता है कि फ्लैट कर्व हमें बिल्कुल मिलता है, वो कब होगा, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो जाएगी ना, तो हमें बिल्कुल फ्लैट कर्व मिलेगा, ठीक है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है। देन हमारे पास होते हैं कुछ टेस्टिंग फंक्शन ऑफ यूस्टेशन ट्यूब। टिम्पेनोग्राम के बाद ये देखें, तो टिम्पेनोमेट्री जो है ना, वो हम आल्सो यूज़ करते हैं टू फाइंड द फंक्शन ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब का, ठीक है, इन केसेस ऑफ इंटेक्ट या परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, तो उस केसेस में हम यूस्टेशन ट्यूब का भी फंक्शन चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव प्रेशर -200 या फिर +200 मिलीमीटर ऑफ वाटर जो है ना, वो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी मिडल ईयर कैविटी में, ठीक है, और हम फिर उस पर्सन को कहते हैं कि स्वेलो करे 5 बार, 20 सेकेंड में 5 बार स्वेलो करता जाए। अब हमने प्रेशर भी क्रिएट किया हुआ है और हम उसको कह रहे हैं स्वेलो करें, तो जब एबिलिटी टू इक्विलिब्रेट द प्रेशर इंडिकेट्स द नॉर्मल ट्यूबल फंक्शन, ठीक है, वो स्वेलो करके हम जब स्वेलो करते हैं ना, तो हमारा प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है, इक्विलिब्रेट होता है, तो उससे जो है हमें पता चल जाएगा कि उसकी यूस्टेशन ट्यूब पेटेंट है, उसका फंक्शन जो नॉर्मल है, उसने सही से इक्विलिब्रेट कर लिया है, ठीक है, तो इससे हम जो है चेक करते हैं इसकी फंक्शनिंग। इसके अलावा ये टेस्ट जो है ना, हम पेटेंसी ऑफ द ग्रोमेट को भी चेक करने के लिए करते हैं। ग्रोमेट एक जो है वो एक काइंड ऑफ होता है प्लास्टिक का ऐसा, जो हम छोटा सा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में एक इंस्ट्रूमेंट वो लगाते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी भी पेटेंसी को चेक करने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो जाता है ना जब पेशेंट्स को, तो वो ग्रोमेट लगा देते हैं ताकि फिर वो वहीं से ड्रेन हो जाएगा फ्लूइड, और फिर ग्रोमेट जो है वो या खुद ही निकल जाता है या हम निकलवाते हैं, ठीक है। तो वो ग्रोमेट भी जो है ना, वो यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन कर रहा होता है जब तक कि जो है हमारी मिडल ईयर जो है हील करे, तो वो फ्लूइड को जो है निकालने में मदद करता है। देन हमने कहा एक टिम्पेनोमेट्री, दूसरा है अकॉस्टिक रिफ्लेक्स। अब अकॉस्टिक रिफ्लेक्स जो है ना, वो बेस्ड है ऑन फैक्ट के लाउड साउंड जो है तकरीबन 70 से 100 डेसिबल अबव द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, तो वो लाउड साउंड जो है ना, वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है हमारे स्टेपीडियल मसल्स की, जो कि हम फिर टिम्पेनोमेट्री के ज़रिए डिटेक्ट करेंगे। अब इतनी ज़्यादा जब हम लाउड साउंड देंगे पेशेंट को, तो उसका स्टेपीडियस कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर हम उसको मेजर करेंगे।
अब टोन जो है हम वो डिलीवर करते हैं एक कान में, और फिर रिफ्लेक्स जो है हम पिक करते हैं सेम, या फिर कॉन्ट्रालेटरल एयर से भी हम जो है ना वो चेक करते हैं। आवाज़ एक में दी और दोनों में हम चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्स आप जो इसके वो देख लें अगर, तो पाथवे कैसा बनता है, एक होता है एप्सिलेटरल, दूसरा कॉन्ट्रालेटरल। तो एप्सिलेटरल हमने आवाज़ दी, उसमें लाउड साउंड, वो क्रेनियल नर्व नंबर 8 से गई यानी वेस्टिबुलो कोक्लियर, वहाँ से गई वो वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस के पास। साथ में अगर आप लोग फिगर देखें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो वो वहाँ से गई वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस के पास जाएगी, ठीक है। और फिर वहाँ से वो कॉन्ट्रालेटरल मीडियल सुपीरियर ओलाइवरी कॉम्प्लेक्स में चली गई, और इसके अलावा एप्सी में भी जाएगी और कॉन्ट्रा में भी चली जाएगी, ठीक है। और कॉन्ट्रालेटरली क्रेनियल नर्व नंबर 7 के न्यूक्लियस के पास, 7 क्यों, 7 फेशियल नर्व है, और उसके न्यूक्लियस के पास जाएगी क्योंकि वही तो स्टेबिलिटीज को सप्लाई करती है, उसके पास गई। और फिर जो है वो, सॉरी मैंने आपको सारा कॉन्ट्रालेटरल का बात में बता दिया। इप्सिलेटरल में तो यही होगा ना कि 8th वाली नर्व लेके गई वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस के पास, और वहाँ से वो क्रेनियल नर्व नंबर 7 इप्सिलेटरल वाला जो है उसके पास गई, और फिर वो 7 के पास गया और स्टेपिडियस को सप्लाई किया। कॉन्ट्रा में से होगा कि इस कान में दी है हमने साउंड, लाउड साउंड, और वो क्रेनियल नर्व नंबर 8 के बाद जो है वो वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस, एंड देन क्रेनियल कॉन्ट्रालेटरल मीडियल सुपीरियर ओलाइवरी complex, and then contralateral cranial nerve number 7, and then contralateral stapedius muscle, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका पाथवे बनता है, ये रिफ्लेक्स आर्क। अभी हम अकॉस्टिक रिफ्लेक्स क्यों कर रहे हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्शन को क्यों चेक कर रहे हैं, इस टेस्ट की ये इसकी यूज़फुल है कि बहुत से इसका यूज़ है। एक तो हम जो है इन्फेंट में और यंग चिल्ड्रन में ना हेयरिंग को चेक कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसमें को हम पेशेंट से पूछना नहीं पड़ता ना, इसको हम बस मेजर करते हैं फाइंडिंग्स को। इसके अलावा हम मेलिंगरर्स जो होते हैं ना, झूठ मूठ के जो कहते हैं हम बहरे हो गए, उनको भी हम इससे फाइंड कर लेते हैं। वो पर्सन जो झूठ बोले कि मैं बहरा हो गया हूँ और रिस्पॉन्स ना दे प्योर टोन ऑडियोमेट्री में, तो जब मतलब झूठ मूठ का प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी करें फिर भी रिस्पॉन्स ना दे, तो इस वाले टेस्ट से जो है ना उसका पॉजिटिव स्टेपिडियल रिफ्लेक्स हमें मिलेगा, और हमें पता चल जाएगा कि ये मेलिंगरर है, ठीक है, धोखेबाज। इसके अलावा हम कॉक्लियर पैथोलॉजी जो होती है ना वो भी डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि जो स्टेपिडियल रिफ्लेक्स होता है ना एट द लोअर इंटेंसिटी, यानी 40 या 60 डेसिबल वाली लो इंटेंसिटी पे हम करेंगे, देन द 70 डेसिबल। नॉर्मली तो हम 70 पे कर रहे हैं ना, लाउड साउंड पे कर रहे हैं, तो हम लो पे करेंगे, तो उससे हमें इंडिकेट होगी रिक्रूटमेंट मिलेगी एंथस कोक्लियर टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हमने जो है ना लो इंटेंसिटी पे पेशेंट को सुनाई ही नहीं देता, और जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं